और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों पर आपको बताएं, पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में अब तक 200 लोग घायल हुए हैं। पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। तो प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फिर से फायरिंग की है। लगातार अपनी बुनियादी मांगों को लेकर पीओके में प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने लगातार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखी है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर से फायरिंग की है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स की इस फायरिंग में करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो आपको बताएं कि लगातार प्रदर्शन जारी है और पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी जैसे अहम कदम उठा रही है और इसकी चर्चा अब वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में भी पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया गया और विरोध किया गया जनता पे इस तरह की कार्रवाई का। पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 पे। पीओके में लगातार बर्बरता जारी है। वहां की जनता जो बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है, लेकिन सरकार और सेना कोई सुनवाई नहीं कर रही है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान के ऊपर बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि वो पीओके के लोगों को उनकी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको दे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में काफी सारे ऐसे मानव अधिकार संगठन हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, जो कि बार बार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर ये आरोप लगाते रहे हैं, जो कि काफी हद तक सही है कि पीओके में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं। तो इस आरोप से पीछा छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में जबरदस्ती चुनाव कराने की कोशिश की, वो भी अपने तरीके से। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि वहां पर इमरान खान के किसी समर्थक को खड़ा नहीं होने दिया। पीटीआई पे तो बैन लगाया ही हुआ है। सिर्फ जो कैंडिडेट खड़े किए वो सरकार ने अपने ही उम्मीदवार खड़े किए। जैसे कि अभी पाकिस्तान में PMLN की सरकार है, तो पीओके में सब कैंडिडेट PMLN के। कुछ सीटें उन्होंने, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सरकार चलती है उसमें PPP जो है वो सरकार की सहयोगी पार्टी है, तो PPP को भी कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने की इजाजत दे दी पाकिस्तान की सरकार ने। तो पीओके में जो JAAC का मूवमेंट था, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उस मूवमेंट को पूरी तरह से दबा दिया गया और वोटिंग के दौरान सिर्फ उन गांवों के लोगों को आने दिया गया वोटिंग के लिए जहां की ये मालूम था कि वहां गांव के लोग या वहां के जो सरपंच हैं या जो लीडर्स हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान के PMLN को वोट देंगे। जिस जिस गांव में, कस्बे में या दूर दराज में जो एरियाज होते हैं, वहां अगर पुलिस को लगा या पाकिस्तान की सरकार को लगा कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो सरकार के खिलाफ विरोधी कैंडिडेट को वोट देंगे, तो उनको आने ही नहीं दिया गया पोलिंग बूथ तक। तो अब पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि फर्स्ट फेज में तो हमने जीत लिए। PMLN तो खुशियां मना रही है कि 13 में से 9 सीटें उन्होंने जीत ली हैं, जबकि फैक्ट रहता है कि ज्यादातर जगह पे वोटिंग परसेंटेज कल शाम 5 बजे तक कहीं पे 14% था, कहीं पे 21% वोटिंग परसेंट थी। तो ऐसे में ये एक कहते हैं ना, दिखावा हो रहा है कि वहां पर डेमोक्रेसी है। अब इसी वोटिंग के वीडियो लेकर पाकिस्तान की सरकार दुनिया भर में जो उनके विरोधी हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उनको भेज देगी। ये क्या है कि देखो हम तो इलेक्शन करा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और सेना वहाँ पे जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले रही है,
और जो चीज़ें इस समय चुनाव को लेकर और मतदान को लेकर और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, अब ये लड़ाई वैश्विक स्तर पर भी पहुंच गई है। ब्रिटेन में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया लोगों ने और पाकिस्तान की आवाम पर जिस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स ने कार्रवाई की है उसका भी विरोध किया है। तो किस तरह से अब ये जो मामला है पूरा वो ग्लोबल स्तर पे पहुंच चुका है, अब वैश्विक स्तर पे इस चीज़ को देखा जा रहा है और तमाम अब देशों का इस पर क्या कहना रहेगा, किस तरह से वो देखेंगे इसको? हाँ, जाहिर बात है कि दुनिया के सभी देशों में जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो तो पाकिस्तान में इस अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्रिटिसाइज करते ही हैं। लेकिन जब से खबरें फैली हैं कि दर्जनों प्रोटेस्टर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्या ही है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स तो निहत्थे थे। प्रोटेस्टर्स तो सिर्फ अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए ही सड़कों पर थे। तो उनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर गोलियां चलाना, वो भी डायरेक्ट गोली चलाना, ये किसी भी दुनिया के देश में शोभनीय नहीं है, अलाउड नहीं है। बता दूं कि इंडिया में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब मॉब बहुत ज्यादा अनरूली हो गई है तो शायद एक दो बार गोली चलानी पड़ी, लेकिन ऑर्डर्स बहुत क्लियर है कि गोली जो है वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर एम की जाएगी और उनके दाएं बाएं एम किया जाएगा। प्रोटेस्टर्स की तरफ फायरिंग कभी नहीं की जाती है। ये बहुत ही एक्सप्लिसिट ऑर्डर है। तो पाकिस्तान में अगर इतनी बड़ी तादाद में दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं, गोली से घायल हुए हैं सैकड़ों लोग, तो उसकी एक ही वजह है कि रेंजर्स जब फायरिंग कर रहे हैं तो वो प्रोटेस्टर्स की तरफ ऐसे फायर कर रहे हैं जैसे कि प्रोटेस्टर्स नहीं है, दुश्मन है, शूट टू किल कर रहे हैं। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा। हाँ, कुछ देश हैं जो कभी भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करते, जैसे चीन। चीन जानता है कि उसका जो सीपैक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो गिलगित बाल्टिस्तान से होता हुआ, पीओके से होता हुआ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जाता है अरब सागर की तरफ। तो चीन कभी भी पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक उल्लंघन के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता है। चीन में तो डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। आश्चर्य की ये बात है कि अमेरिका की सरकार भी कभी भी पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए क्रिटिसाइज नहीं करती है, क्योंकि शायद अमेरिका की मजबूरी है कि नाना अलग अलग पॉलिटिकल कारणों की वजह से, स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री कारणों की वजह से वो पाकिस्तान की सरकार को, खास तौर से आसिम मुनीर को तंग नहीं करना चाहती है। तो अमेरिका, जो कि दुनिया भर में अपने को डेमोक्रेटिक मूल्यों का मापदंड बताता है, वो बार बार पाकिस्तान के केस में हार जाता है। जी जी बिल्कुल। और क्या अब जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है और जैसे आपने बताया कि अमेरिका अभी पाकिस्तान को तंग नहीं करना चाहता है, तो क्या यही कारण माना जाए कि चीन अब स्टेप बैक होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान से? हाँ, चीन जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है। चीन का अल्टीमेट एम्बिशन एक ही है, वो ये है कि वह पाकिस्तान के रास्ते से अरब सागर तक, यानी पश्चिम एशिया तक, जहां दुनिया का ज्यादातर कच्चे तेल का उत्पादन होता है, वहां तक पहुंचना चाहता है। तो चीन ने अभी तक, जैसे सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पर चीन ने अभी तक $65 बिलियन का खर्चा कर लिया है। यानी भारतीय करेंसी में देखा जाए तो 6,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो चीन जो है पीओके में जरा फूक फूक के कदम रखता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पीओके पाकिस्तान की सरकार के हाथ से खिसक जाए और उसी के साथ तुरंत पीओके के लोग भी बोलें कि वो भारत के कश्मीर से विलय चाहते हैं। तो अगर पीओके के लोग, जिनकी दिली ख्वाहिश है कि भारत के कश्मीर से उनका विलय हो जाए, क्योंकि उनके रिश्तेदार सब भारत के कश्मीर में हैं, तो फिर चीन का तो सीपेक प्रोजेक्ट कट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा सीपेक प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल। और लगातार जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं
और जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, तो और इसी के साथ देखा जा रहा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान है, एक तरफ चीन का स्टेप बैक है और एक तरफ पीओके में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के दौरान जो जनता है उन पर गोलीबारी की जा रही है रेंजर्स के द्वारा और तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। और यही स्थिति अभी कुछ समय पहले ही नेपाल और बांग्लादेश में देखने को मिली थी। इससे मिलती जुलती स्थितियां ही थी और बांग्लादेश में तो हम सभी ने देखा कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान में अगर सरकार और सेना का यही रवैया रहा तो बांग्लादेश 2.0 बन जाएगा पाकिस्तान? बहुत बड़ी संभावना है कि आपने जो कहा है पाकिस्तान उसी तरफ बढ़ रहा है। पीओके के लोग जो हैं पाकिस्तान की सरकार से बहुत खफा हैं। उनकी एक छोटी सी मांग थी कि उनकी जो असेंबली है उसमें 12 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं उन पीओके के बाशिंदों के लिए जो कि कभी पीओके में रहे नहीं। आज से 60 साल पहले, आज से 50 साल पहले वो चले गए कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर। और ये जो 12 सीटें रखी गई हैं इसमें पाकिस्तान की सरकार इन नुमाइंदों को अपॉइंट कर देती है। यानी जो बंदा है वो तो रहा है कराची में, रह रहा है लाहौर में। सिर्फ इतना है कि उसकी जो पुश्तैनी घर था उसका जी। वो पीओके में था। तो ये 12 लोगों को वहां पे एक ऑटोमेटिक रिजर्व सीट देख के पाकिस्तान की सरकार बहुत चतुराई करती है। क्या कि असेंबली में, क्योंकि ये 12 लोग जो हैं वो लाहौर में रह रहे हैं, पेशावर में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पाकिस्तान की सरकार के ही नुमाइंदे बन जाते हैं। तो वहां असेंबली में बड़ा विरोध हो रहा था। जेएसी की जो मूवमेंट है उसकी पहली मांग यही थी कि ये 12 सीटें सिर्फ उन लोगों के लिए रखी जाएं जो कि वाकई पीओके में रहते हैं, आज भी रह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान सरकार उनकी एक छोटी सी और बहुत ही वाजिब मांग को मान नहीं रही है। जी।